नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज हमने चालू की है। ये सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो वर्तमान में एसआई का मेंस दे रहे हैं। हमने इस सीरीज में एसआई के पूरे सिलेबस को कवर किया है और सिलेबस को भी टॉपिक्स में तोड़ लिया है। तो हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन हम डालेंगे ताकि आपकी एसआई मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें पॉलिटी के प्रियम्बल को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रियम्बल पर बेस्ड जो एमसीक्यू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल के ऊपर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर प्रियम्बल की जानकारी आपको चाहिए तो आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस प्रियम्बल के। तो पहला क्वेश्चन जो प्रियम्बल का हमने लिया है वो बोल रहा है भारत के संविधान के आमुख यानी प्रियम्बल का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो अपने सभी नागरिकों को क्या प्रदान करता है। देखिए, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन बनाने के पहले आपको चाहिए कि आप प्रियम्बल को अच्छे तरीके से याद कर लें और प्रियम्बल के पीछे का जो दर्शन है, प्रियम्बल के पीछे की जो फिलॉसफी है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। मैं एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रियम्बल के पीछे की फिलॉसफी क्या है। जो हमारी प्रियम्बल है वो मुख्य रूप से 4 चीज़ों को स्पष्ट करती है, जिसमें पहला होता है संविधान की शक्ति का स्रोत। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द के साथ आरंभ होती है और ये प्रस्तावना समाप्त होती है हम इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं इसके साथ। तो स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का शक्ति का स्रोत वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात हम सभी भारत के लोग हैं। ये संविधान हमारे ऊपर लागू है क्योंकि हम सभी भारत के लोग इस संविधान को स्वीकृति देते हैं। चलिए, दूसरा, संविधान की प्रस्तावना बताती है कि हमारे राज्य की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ स्टेट क्या है। राज्य की प्रकृति, जैसे हर किसी व्यक्ति की प्रकृति होती है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई मृदु स्वभाव वाला होता है, वैसे हमारे राज्य की भी एक प्रकृति है। तो संविधान की प्रस्तावना को अगर आप बेहतर तरीके से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर राज्य की प्रकृति क्या है। संविधान की प्रस्तावना ऐसी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये हमारी राज्य की प्रकृति को, उसके नेचर को बताता है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना बताती है कि हमारे राज्य के लक्ष्य क्या हैं। तो हमारे राज्य का लक्ष्य है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता और प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए। तो ये जो आप सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, गरिमा, अवसर की समता, सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो हमारे राज्य का या हमारे संविधान का लक्ष्य है। संविधान इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। और अंतिम में संविधान के लागू होने की तिथि। तो संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। हमारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत कर लिया गया था। हालांकि ये सारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 की तिथि को लागू
हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, ये पूछ रहा है कि संविधान का लक्ष्य या संविधान के आमुख का लक्ष्य क्या है। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के आमुख का लक्ष्य क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से लक्ष्य यहाँ ऑप्शन में हमको बताए गए हैं। पहला है सामाजिक और आर्थिक न्याय। जी हाँ, ये हमारे संविधान का लक्ष्य या संविधान के आमुख का लक्ष्य है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी उसमें शामिल है। अवसर की समानता, ये भी उसमें शामिल है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी उसमें शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ अबव। देखते हैं उत्तर, 1 और 2, 1 और 2 तो है ही, 2, 3 और 4 भी है, 1, 2 और 3 भी है, परंतु सबसे ज्यादा सही उत्तर है सभी, क्योंकि न तो केवल 1, 2 है, ना ही केवल 2, 3, 4 है, ना ही केवल 1, 2, 3 है, बल्कि ये सारे ही हमारी संविधान की आमुख का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है देयर इज अ टेम्पोरल सोवर्निटी इन इंडिया बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिंग्स। चलिए देखते हैं, प्रजातांत्रिक भारत शब्द के साथ बाय द वर्ड डेमोक्रेटिक इंडिया, जनता के लोकतंत्र शब्द से बाय द वर्ड डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, जनता के जनतंत्र शब्द से पीपुल्स डेमोक्रेटिक वर्ड, पीपुल डेमोक्रेसी वर्ड, हम भारत के लोग शब्द से बाय द वर्ड वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये लौकिक सार्वभौमिकता की बात कर रहा है। तो लौकिक सार्वभौमिकता इसीलिए है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द के साथ आरंभ होती है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं थे। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वेयर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स इन 1950। उक्त शब्द 1977 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। द अबव वर्ड्स वेर एडेड बाय द अमेंडमेंट इन 1977। उक्त शब्द 1985 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। द अबव वर्ड्स वेर एडेड बाय द अमेंडमेंट इन 1985। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। द सेड वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 1976 में एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद संविधान में शामिल हुए। तो सीधी सी बात है, जो मूल संविधान था उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। ये बोल रहा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं थे। देखिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब हम अंग्रेजी में यूज करते हैं सेकुलर वर्ड, तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सेकुलर। परंतु जब हम हिंदी में जाते हैं तो हिंदी में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर है। जब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की, तो हमारा राष्ट्र न केवल किसी धर्म से निरपेक्ष है, अर्थात हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, इसके साथ साथ हमारे राष्ट्र का कोई भी पंथ नहीं है।
पंथ क्या है? पंथ वो रास्ते हैं जो हमें धर्म की ओर लेकर जाते हैं। जैसे अगर हम एक सनातन धर्म को माने तो कबीर पंथ, सतनाम पंथ, ये सभी सनातन धर्म के पंथ हैं, पथ है जो हमें किसी धर्म की ओर लेकर जाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान स्पष्ट करता है कि हमारे राष्ट्र का न तो कोई धर्म है और हमारे राष्ट्र का न तो कोई पंथ है। चलिए अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं थे। मैंने बताया कि ये दोनों शब्द एक ही हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 1950 के संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे। ये बिल्कुल सही है। उक्त शब्द 1977 में संशोधन के द्वारा जुड़े गए? जी नहीं, उक्त शब्द 76 में ही जुड़ गए थे, इसीलिए गलत है। उक्त शब्द 1985 में संशोधन के द्वारा जुड़े गए? जी नहीं, ये 76 में जुड़ गए थे। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? जी नहीं, अभी ये संविधान की प्रस्तावना का अंग है, तो हमारा सही उत्तर है ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज। देखिए जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है ये जेरेमी बेंथम के द्वारा दी गई थी। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में जेरेमी बेंथम बोलते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य होगा। तो अब जो भी ऑप्शन हमें ये बताएगा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण ही लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, वो सही होगा। आइए देख लेते हैं। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, टू इंश्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल्स, ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध? जी नहीं, टू मैनेज द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर है ए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1949 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? What was the correct constitutional position of the Republic of India on 26 November 1929 when the Constitution was enforced? चलिए अपन इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जी हाँ, 1949 के संविधान में ये दोनों शब्द शामिल थे। दूसरा बोल रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सोवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ तो उसमें 3 शब्द जुड़े गए। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द थे। तो सीधा है कि 49 में जो संविधान लागू हुआ होगा उसमें ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, अतः ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जी हाँ, ये भी शब्द संविधान में उस समय थे। और अगला पूछ रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये दोनों ही शब्द बाद में संविधान में जुड़े गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन सही हैं, एक ए और सी, परंतु ज्यादा सही ऑप्शन सी है क्योंकि इसमें 3 फीचर्स को बता रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखते हैं। पहले बोल रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान को अगर हम देखेंगे तो संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 19 तक आपको क्या दिख जाएगा? समता के अधिकार दिख जाएंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये समता के अधिकारों को बताता है। और ऐसे सारे अधिकार जो मौलिक अधिकार वाले पार्ट में शामिल हैं, इनकी मांग करने के लिए आप आर्टिकल 32(1) के अंडर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32(2) के तहत
5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये संविधान में गारंटी नहीं है, क्योंकि ये संविधान में गारंटीड हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये बोल रहा है कि संविधान में गारंटी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, जी नहीं, देश में सामाजिक समानता अगर पहले से विद्यमान होती तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखने की जरूरत ही नहीं होती। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, जी हाँ, ये संविधान में गारंटीड है। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सी ऑप्शन सही है, इसीलिए डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? Which of the following correctly express the meaning of word secular in the context of Indian Constitution? चलिए देखते हैं। भारत में अनेक धर्म हैं, देयर आर मैनी रिलीजन इन इंडिया, जी नहीं, धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ नहीं है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इंडियंस हैव ए रिलीजियस फ्रीडम, जी नहीं। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, द रिलीजियस कंप्लायंस डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पर्सन, ये भी ठीक नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, देयर इज ए नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, जी हाँ, भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है कि भारतीय संविधान का या भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? Which of the following word was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? देखिए 1975 की बात कर रहा है, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन हुआ था और जिसके तहत पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। इसका अर्थ है कि 1975 तक ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। आइए देख लेते हैं। ये बोल रहा है बंधुत्व, जी नहीं, 1975 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल था उसमें बंधुत्व शामिल था, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। समानता ये भी शामिल था, ये भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं था। संप्रभु ये भी शामिल था, ये भी सही उत्तर नहीं हो सकता। अखंडता ये हमारा सही उत्तर है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी शब्द, जी हाँ, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में है। प्रभुत्व संपन्नता ये भी भारतीय संविधान की उद्देशिका में है। पंथ निरपेक्षता ये भी जोड़ दी गई है। लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखते हैं। विचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, विश्वास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की गई है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन नवंबर 26, 1949 डिड नॉट कंटेन द वर्ड सोशलिस्ट, जी हाँ, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। अखंडता, जी हाँ, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। गणराज्य शब्द पहले से था, तो ये तीन जिस ऑप्शन में मिलेंगे वही ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। तो
तो पहले ही ऑप्शन 1, 2 और 3 है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन हमारे सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में दिया गया आमुख प्रियम्बल गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन न्यायालय में लागू होता है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल इन कोर्ट, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, इज इंपॉर्टेंट एंड हैज यूटिलिटी, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्निंग, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, हेल्प्स टू डिसाइडिंग द लीगल मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला वाला जो आपका दिख रहा है, ये बोल रहा है न्यायालय में संविधान की प्रस्तावना लागू नहीं है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में लिखे हुए किसी भी शब्द की मांग करने आप भारत के किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग हम संविधान के दूसरे प्रावधानों के अर्थों को समझने में कर सकते हैं। शासन के उद्देश्यों का उल्लेख करता है, जी हाँ, राज्य के उद्देश्य बताता है, हम पहले देख चुके हैं। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णयन में सहायक है, ये भी ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, सभी। देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो सभी 4 वाला ऑप्शन है, ये वाला सही होगा, ये 3 ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेयर इंक्लूड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, आगे देखते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जी नहीं, ये गलत है। 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी गलत है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गलत है, इसका सही उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहा जाता है। द प्रिंसिपल और पर्सन्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन इज नोन एज। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, समष्टिवाद, सोशलिज्म, फिर समष्टिवाद आ गया है, सोशलिज्म इसको भी बोल रहा है, अंतःक्रियावाद, इंटरैक्शनिज्म। देखिए इसमें बोल रहा है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होता है, तो ये सिद्धांत सारे विश्व में लागू होता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल थ्योरी बोल सकते हैं। सही ऑप्शन है ये, बाकी के ऑप्शन आपके गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का इसके मूल रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को समझाया गया है कि नहीं, ये बोल रहा है ये, तो ये बिल्कुल सही है। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यूज किए गए समाजवाद शब्द का अर्थ पाश्चात्य समाजवाद से थोड़ा अलग है। पाश्चात्य समाजवाद में कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार समाजवाद है, परंतु भारत में जो समाजवाद लागू है वो गांधी नेहरू का समाजवाद है, और हम मानते हैं कि समाज के वंचित तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही समाजवाद है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि प्रस्तावना में समाजवाद का मूल रूप से जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं किया गया। अगला 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु शब्द जोड़े गए। देखिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा समाजवादी शब्द निश्चित रूप से जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता शब्द निश्चित रूप से जोड़ा गया था, परंतु संप्रभु शब्द जोड़ा गया नहीं था, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। यहां पर भी आपको ध्यान देना है, कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, तो जिस ऑप्शन में 2 होगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। केवल एक गलत हो जाएगा, एक तो सही है।
सही कौन सा नहीं है ये देखना है। दो सही नहीं है, ये हमारा सही ऑप्शन है, सी और डी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेटवाद 1973 में प्रतिपादित की थी, और इस थ्योरी में बोला गया है कि जो भी संविधान के फीचर्स मूल ढांचे के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, उसमें हमारी विधायिका, हमारा लेजिस्लेचर संशोधन नहीं कर सकता, उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। और ये बात कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द इस्तेमाल किया गया है वो संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, ये बुम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था। तो एस.आर. बुम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। तो ये बोल रहा है धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। समाजवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बुम्मई केस में कहा। सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एस.आर. बुम्मई केस। एस.आर. बुम्मई में समाजवाद को नहीं बल्कि किसको, धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा बताया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, स्टेटमेंट 1 सही है। इसमें पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। तो जिस ऑप्शन में हमको 1 मिलेगा उसको हम लोग सही मानेंगे। तो उसमें केवल एक बिल्कुल सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से शामिल किया गया है। द आइडियल ऑफ लिबर्टी इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हैं, जबकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय जैसे शब्द रूसी क्रांति से प्रभावित हैं। दूसरा बोल रहा है प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करती है। द प्रियम्बल प्रिस्क्राइब्स लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, तो स्पष्ट है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये बोल रहा है सामाजिक समानता अनुच्छेद 17 में दी गई है, बिल्कुल सही। सामाजिक समानता कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में दी गई है, जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटीज। इसके बाद बोल रहा है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में दी गई है। जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 इकोनॉमिक इक्वालिटी को नहीं बताता, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी को बताता है, अवसर की समता को बताता है। तो ये गलत हो जाएगा। राजनैतिक समानता अनुच्छेद 24 में दी गई है। पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या है, ये विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल स्वतंत्रता है, पॉलिटिकल समानता है, वो संविधान के अनुच्छेद 14 में दी गई है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, तो 1 भी सही है और 3 भी सही है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में 1 और 3 डी में है, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भ्रातृत्व के आदर्श को हमारी प्रस्तावना में रूसी क्रांति से शामिल किया गया। द आइडियल ऑफ फ्रेटर्निटी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आवर प्रियम्बल फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, तो 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रस्तावना संविधान का भिन्न अंग है। जी हाँ,
केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर 2 सही है और 1 गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो कौन सा सही नहीं है? 1 सही नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में 1 है। यहाँ पर ए में 1 है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे जिसके ऊपर आज हमको विचार करना था। तो प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हमने विचार किया। अब हम ऐसे ही टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से SI एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए इन क्वेश्चंस के साथ मैं आज के अपने सेशन को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।